जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया ही होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी, क्योंकि ये आपका बोर्ड क्लास 10th ICSE की आज हम बात करने वाले हैं। आज आपके लिए हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर जो कि है आपका फोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके लिए बताई जाएंगी अभी। ठीक है, तो अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा 10th क्लास और 10th क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना रिवीजन करना है, ध्यान से पढ़ना है, तभी जाके अच्छे मार्क्स आएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स होता क्या है? तो जनरली आपके डेली लाइफ से रिलेटेड जैसे आप चलते हैं फोर्स है, कोई चीज़ उठाते हैं वो फोर्स है, किसी चीज़ को पुश या पुल करते हैं वो भी फोर्स है। फोर्स कोई बहुत अलग सी चीज़ नहीं आ गई, हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। ठीक है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच चेंज द स्टेज ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, रेस्ट और मोशन की जो स्टेट चेंज करती है वो फोर्स होती है। अब बात करते हैं कि हमारा फोर्स रिजिड बॉडी, अब हमारा फोर्स दो चीज़ों पे लगता है, पहला रिजिड बॉडी पर और दूसरी नॉन रिजिड बॉडी। जिन बच्चों के लिए नहीं पता कि रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी क्या क्या होती हैं, उनके लिए बता दें कि रिजिड बॉडी वो होती हैं जो सॉलिड, मान लो एक चीज़, कोई चीज़ जो मतलब वैसे तरीके से सॉलिड हो, ठीक है, एक तरीके। और नॉन रिजिड अभी बता रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी मम्मी जब आटा मारती हैं, जिसे कहते हैं गूंथना, जब वो आटा गूंथती हैं तब वो एक सॉलिड तो चीज़ होती है, लेकिन वो नॉन रिजिड में कहलाई जाती है। अब हम उस पर जब फोर्स लगाते हैं, आपकी मम्मियाँ जब लगाती हैं फोर्स लगता है, तब वो अपनी क्या क्या चेंज करता है। नॉन रिजिड बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमारी वो क्या क्या स्टेट चेंज होती हैं, उसका पहले शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये हमारे नॉन रिजिड बॉडी होता है। जैसे कि बताया मैंने, आटा के लिए जब गूंथा जाता है, मतलब मारा जाता है, तब उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, तब फोर्स लगता है तो उसमें ये तीनों चेंज आते हैं, शेप, साइज और स्ट्रक्चर के चेंज आते हैं। अब बात करते हैं आपका फोर्स आपके क्लास में दिया कितने तरीके का रखा है। आपके क्लास में 2 तरीके का दिया रखा है। कौन कौन से तरीके हैं? पहला ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल फोर्स। अब इसके लिए एक और नाम दिया गया है, लीनियर फोर्स, इसका वही है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसलेशन फोर्स किस तरीके से वो काम करता है, मतलब होता है, और रोटेशनल फोर्स अपना। तो बात करते हैं पहले ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन और लीनियर फोर्स दो नाम है इसके, सॉरी, ट्रांसलेशन और लीनियर फोर्स। तो ये वो फोर्स होता है, मान लो कि आपने एक फुटबॉल है आपके पास, फुटबॉल पर जब आपने फोर्स लगाया, आपने अपने पैर से किक मारी उसमें, तब वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। ठीक है, तो वो आपका आ गया ट्रांसलेशन और लीनियर फोर्स। तो आपका ये पहली बात कि सर्कुलर नहीं होता। और रोटेशनल फोर्स आपके क्या नाम आ गया? रोटेशनल मतलब सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ मतलब कोई एक बॉडी किसी भी एक पॉइंट पर पाइवटेड है, जब उस पर फोर्स लगाया जाएगा तब वो सर्कुलर फोर्स बनाएगी। ठीक है, सर्कुलर पाथ बनाएगी। अभी आपके लिए हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आ जाएगा। तो पहली बात, पहला एग्जाम्पल इसके लिए ट्रांसलेशनल के लिए, मान लो कि आपकी ये एक फुटबॉल है, एक लड़का आया, इसने अपने पैर से किक मारी यहाँ बॉल के लिए, तो ये बॉल चल चल के यहाँ पहुँच गई। मतलब ये बॉल एक, पहली बात तो रिजिड है, सॉलिड शेप, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि शेप, साइज, स्ट्रक्चर, जिसका सब कुछ चेंज हो जाएगा किक मारते ही। ठीक है, तो ये आपने किक मारी, बॉल गई उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाया, ना कि ये रोटेशनल हुई। ठीक है, तो आपका ये हो गया ट्रांसलेशनल फोर्स। अब बात करते हैं आपके रोटेशनल फोर्स की। रोटेशनल फोर्स, मान लो कि एक आपकी बॉडी यहाँ पाइवटेड है और उस पर जब फोर्स लगाएंगे, यहाँ आपकी एक बॉल है। अब बेसिक सा एग्जांपल ले लो इसके लिए कि आपने एक पत्थर लिया, पत्थर बांध लिया और एक रस्सी में, अब पत्थर के लिए आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, अब घूम रहा है पत्थर, तो ये कौन सा फोर्स हो गया? ये आपका हो गया रोटेशनल फोर्स। और जो रस्सी में फोर्स लग रहा है उसके लिए कहेंगे टेंशन। टेंशन रस्सी के लिए है, ना कि आपके लिए।
ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो ये आपके हो गए दो तरीके के फोर्स। बता रहे हैं भाई, डेफिनेशन वगैरह अपनी बुक से पढ़ लेना, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ाने हम नहीं आए, जिस चीज़ की पढ़ाई आई है वो बता देंगे, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया क्या, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल फोर्स। एक ये हो गया आपका फुटबॉल या बॉल मान लो, और ये आपके ये हो गया एक पत्थर, ठीक है। तो ये आपके दो तरीके के फोर्सेस हो गए, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल फोर्स, दो तरीके के। अब बात करते हैं आपके मूवमेंट ऑफ फोर्स की। मूवमेंट, इसके लिए कई नाम है, अभी बता रहे हैं इसकी भी हिस्ट्री। इसकी पहली बात, इसका नाम है दूसरे टॉपिक का आपका मूवमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इसके लिए और भी एक चीज़ कहते हैं जो कि टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए भी टॉर्क कहते हैं। अब आपका ये क्या होता है मामला भाई, इसका सीधा सिद्धांत यही है, ये आपके वैसे न्यूमेरिकल में इसका यूज़ होता है इस टॉपिक का, ठीक है। न्यूमेरिकल जब आप आगे करोगे तब इसका यूज़ होता है, उसके लिए ये है। अब जैसे मान लो कि आपने एक बॉडी है, ये बॉडी है, सबसे बेसिक एग्जांपल इसका मेन ये होता है कि आपके लिए फोर्स कम लगवाना। कैसे कम लगवाना, उसका एक एग्जांपल ये रख कर दो। आपकी पहली डोर है, आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी डोर, ठीक है। ये आपका हो गया हैंडल जिससे आप खोलते हैं। अब ये पाइवेटेड तो यहाँ पर होगी आपकी डोर, यहाँ या हो सकता है यहाँ भी, यहाँ पर आपकी डोर पाइवेटेड है। फिर आपका ये हैंडल इस साइड में ही क्यों दिया गया है, इस साइड में भी तो दे सकते थे या बीच में भी तो दे सकते थे खोलने के लिए, हमें खोलना और बंद करना ही तो है। तो इस तरीके बीच में क्यों नहीं दिया, इन्होंने साइड में ही क्यों दिया, और बल्कि बिल्कुल पास में ही देते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि जितना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स लगेगा। मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना कम फोर्स, ये समझ लो आप, ठीक है। इसीलिए इसकी डिस्टेंस पाइवेटेड पॉइंट से, हाँ डिस्टेंस कहाँ से, पाइवेटेड पॉइंट से, इसकी डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए फोर्स कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक और मान लो, अगर आपके लिए आपके घर में हैंड पंप होगा, ठीक है, नल, तो आप उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही करते होंगे। अगर मान लो आपका ये नल है, नल कैसा, हाँ ये नल हो गया, जो इसका ये डंडा होता है, ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ही पकड़ते होंगे, यहाँ पर नहीं पकड़ते होंगे। क्यों नहीं पकड़ते होंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर आपका लगता है ज़्यादा फोर्स, इसलिए आप यहाँ पर नहीं पकड़ते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा या तो यहाँ पर पकड़ेंगे या यहाँ थोड़ा सा ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं ऊपर आप नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आपको खुद आपका शरीर चाहता है आलस, और सबसे बड़ा आलस इसमें यही है, अगर ऊपर पकड़ लिया तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, और ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा थक जाओगे, और आप वैसे भी आलसी हो, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए, मूवमेंट ऑफ फोर्स का मेन मोटिव यही है, और इसका फॉर्मूला है, मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है, लिख लो, ये आ रहा है न्यूमेरिकल भाई, आएगा जरूर। मूवमेंट ऑफ फोर्स का ऐसा होता नहीं है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका है फॉर्मूला, ध्यान से लिख लो, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है। एक बार और समझा दे रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मूवमेंट ऑफ फोर्स वो होता है हमारे लिए, मूवमेंट ऑफ फोर्स किस काम में आता है कि फोर्स कम लगाना पड़े। फोर्स कैसे कम लगाना पड़ेगा, जब हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे। और हाँ, एक और इसमें और क्वेश्चन आया हुआ है आपका, मुझे ईयर करेक्ट याद नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आया था कि जो कार है उसका जैक स्क्रू है, उसका हैंडल जो है लंबा क्यों होता है, हमने बताया हैंडल अगर लंबा होगा, उससे बता रहे हैं जब गाड़ी के नीचे लगाते हैं और फिर उसका हैंडल इतना लंबा होता है, फिर उसके लिए घुमा देते हैं जल्दी जल्दी ही, और घूम के वो इतनी भारी गाड़ी को और थोड़े से आप फोर्स में उठा देते हो, किस तरीके से, केवल उसी वजह से उसमें इस नियम का भाई यूज़ है, इस लॉ का यूज़ है, तभी वो उठ जाती है इतनी भारी गाड़ी। क्योंकि उसका अब बस यही उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इतना लंबा हैंडल क्यों है, तो आप कह सकते हैं कि हमें फोर्स कम लगाना पड़े, इस वजह से उसका इतना लंबा हैंडल है, सीधी सी बात है। तो इसका बस यही मेन मोटिव है कि फॉर्मूला आपका
और समझना कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, समझा दिया कि मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला लिखा है किस लिए, ये है मेन कि फोर्स कम लगाना पड़े। फोर्स कम कैसे लगाना पड़ेगा फोर्स कम तब लगाना पड़ेगा जब हमारी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक चीज़ और कभी कभी पूछ लेता है लेकिन बताना जरूरी है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो किस कंडीशन में होगा। बहुत बड़ी बात हो गई यार, मूवमेंट ऑफ फोर्स भाई हम जीरो किस तरीके से कह सकते हैं। अब बात करते हैं मेन, अगर आपके लिए फॉर्मूला पता होता है तो आपके लिए कंडीशन चीज़ें होती नहीं है, कंडीशन वाली वो बहुत आसानी से हो जाती हैं। अब पहला फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बताया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहली बात तो ज़ीरो की कंडीशन, ठीक है। तो पहला कि हमारा जो है फोर्स ज़ीरो हो जाए या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। अब कहता है कि ना हमारा फोर्स ज़ीरो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो है, तो ज़ीरो कैसे हो गया मूवमेंट ऑफ फोर्स, एक बड़ी बात होगी। अब आपको भी इसके लिए एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि अभी डोर की बात की थी, डोर ही ले लेते हैं। तो ये हो गई आपकी डोर। तो आपकी ये डोर में ये पाइवटेड पॉइंट यहाँ पर 1 2 3 यहाँ हो गए। अब इसमें मूवमेंट ऑफ फोर्स आपका तब जीरो हो सकता है जब आप फोर्स यहाँ नहीं लगा के यहाँ पर लगाते हो, ठीक है। अब अगर मान लो ये आपकी डोर है और ये मतलब यहाँ पर ऐसे इस तरीके से पाइवटेड है और इसका ऊपर का हिस्सा ये। अब मान लो आप यहाँ पर फोर्स लगाओ कि इस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि भाई या तो फोर्स इधर लगाओ या इधर लगाओ तभी ये खोल और बंद हो सकती है। अब अगर इसका फोर्स पाइवटेड पॉइंट के ऊपर इधर साइड में अगर लगाओगे तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। इफ फोर्स पासिस थ्रू पाइवटेड पॉइंट देन फोर्स विल नॉट वर्क। इफ force passes through pivoted point तब आपका ये फोर्स जीरो हो सकता है। सबसे बड़ी बात उन दो के लिए तो आप न्यूमेरिकल से भी बता सकते हैं, लेकिन एक आपके लिए नई बात ही आ गई कि अगर आपका फोर्स किसी पाइवटेड पॉइंट से जाए तो आप उसके लिए जीरो कह सकते हैं। जैसे एक बार और कि आपकी ये डोर हो गई, डोर आपके लिए आप यहाँ से बंद और खोल करते हैं, ठीक है। अब आप मान लो डोर का ये हिस्सा ऊपर का, अब आप अगर यहाँ पर फोर्स लगाओगे, जैसे अभी बताया ये ऊपर का हिस्सा, अब यहाँ पर अगर आप कितना भी फोर्स लगाओ, अगर सीधा बिल्कुल फोर्स लग रहा तो भाई डोर बिल्कुल भी नहीं खुलेगी ना ही बंद होगी, ठीक है। तो आपका उस कंडीशन में मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। ये हो गई आपकी बात मूवमेंट ऑफ फोर्स की। डेफिनेशन वही बात की बुक में लिखी है, डेफिनेशन सिर्फ पढ़ने की देर है, कंसेप्ट आपको समझा देना है कि किस तरीके से क्या चीज़ वर्क करती है। डेफिनेशन लिखने चलेंगे तो और भी टाइम निकल जाएगा, और जो जो जरूरी होंगी मैं बता दूंगा वो वाली ठीक है। तो आपका अब ये हो गया मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब ये बात ही कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। और वही बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवटेड पॉइंट। वही बात जो अभी बात करी थी पाइवटेड पॉइंट कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फैक्टर किन किन फैक्टर पर मूवमेंट ऑफ फोर्स अफेक्ट करता है। फॉर्मूले से वही बात मैंने क्या कहा, कंडीशन फैक्टर वगैरह ये सब इन्हीं से आ जाते हैं फॉर्मूले से कि फैक्टर अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ फोर्स कौन कौन से हैं।
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाओ उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स, और जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर उतना ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया आपके फैक्टर अफेक्टिंग। अब बात करते हैं भाई आपके अगले एक टॉपिक की, इसमें यूनिट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। यूनिट्स आपकी आती हैं, हाँ यूनिट्स भी ज़रूरी हैं। अब पहली यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है, तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स आपकी यहाँ लिख देना है, इक्वल होती है यूनिट ऑफ फोर्स के इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये बस फॉर्मूले में वो न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ये आपके फॉर्मूले एक तरीके से हो जाएंगे। और यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो कि आप जानते ही हैं हमारे न्यूटन इनटू मीटर, जो कि एनएम न्यूटन चाचा। तीसरी सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज स्मॉल डी। CGS unit of moment of force is a dyne into सेंटीमीटर, जो कि TC। अब CGS यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स हो गई। अब एक और आपकी आती है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। किस तरीके से भैया, ये 10⁷ कैसे आगे, 1 न्यूटन कितना होता है, अब इसके लिए 10⁵ अरे आप इतना ही समझ लो यार, हम खुद भूल गए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके लिए एक और बात कि 1 kgf कितना होता है, kgf 1 kgf इज इक्वल्स टू 1.9 सेंटीमीटर। और छठी बात आपकी 1 gf कितना होता है, 980 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको भाई ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आ जाती हैं आपके कभी कभी न्यूमेरिकल के काम। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, न्यूटन मीटर। 1 kgf 9.8 न्यूटन मीटर और 1 gf 980 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी ये दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो आपका ये सारा कुछ हो गया, यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये आपकी। और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। एनएम सीजीएस यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन इंटू सेंटीमीटर। 1 न्यूटन इंटू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, जो कि 10⁵ डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर। 1 kgf इज इक्वल टू 1.9 न्यूटन मीटर और 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इतना समझ में। तो शुरू में मैं बताऊं, हो सकता है कि कठिन लग रहा हो आपके लिए, लेकिन ये तभी सरल लगेगा जब आप इसके लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कम से कम पढ़ लें, समझ लें, खुद पढ़ें, बुक में से पढ़ें। मैं केवल यहाँ आपके जो हो सकते हैं डाउट वो पढ़ा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, उस तरीके से मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि समझ में आ जाए भाई, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता रहे हैं, और आपके लिए अलग से बुक में से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिक्स है, एक बार में समझ हो सकता है नहीं आए सबके लिए, बहुत कम के लिए है, एक बार पढ़ ली जो समझ में आ जाए भाई उनके लिए। ठीक है, तो आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं आ रही समझ में तो आप हो सकता है यार, कई बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें लगता है कि दो यार ये तो बहुत हो गया, शुरू में ही बहुत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक कॉपी में लिखोगे सारा कुछ तब ज़्यादा नहीं लगेगा, 2-3 बार पढ़ के, और रिवीजन कभी मत छोड़ना। ठीक है, अब बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की, जो कि इजी है। कौन सा है भाई इजी, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और नहीं कहेंगे एंड कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट
अब ये क्या होता है, कुछ समझ में आया होगा ज़रूर, ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्लॉकवाइज से समझ में आया घड़ी, नहीं इधर से घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाली घड़ी नहीं, हमारी क्लॉक, घर में चलने वाली टाइम देखने वाली घड़ी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी के अपोजिट चले। अब बात करते हैं जल्दी जल्दी कि क्लॉकवाइज के लिए हम कैसा लेते हैं नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज आता है उसके लिए हम लेते हैं पॉजिटिव। अब क्लॉकवाइज हो गया हमारा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो गया हमारा पॉजिटिव। साइन, इसके साइन है, ठीक है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं टाइम ध्यान रखना, क्यों न्यूमेरिकल में भाई क्वेश्चन आते ही है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के ऊपर। हो सकता है बोर्ड में अगर नहीं भी है तो आपके वैसे पूछ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे बोर्ड में नहीं आ रहे हैं तो हम ये वाला क्यों ही पढ़ें, आ सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते इनके लिए। इसलिए साइन याद रखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम प्लस माइनस का गड़बड़ कर देते हैं। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज along the direction to the clock or against the direction to the clock। मतलब जब आपकी कोई भी बॉडी, अब मान लो आप जब गाड़ी चलाते हो, मान चलाते रहो, आपके डैडी या कोई अंकल मामा कोई भी चलाता होगा गाड़ी, ठीक है, तब गाड़ी चलाते हैं, तब वो अपना गाड़ी को जो हैंडल है जो इस तरीके से कुछ बना हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है। अब वो जब इसे इस डायरेक्शन में इधर के लिए राइट में घूमना होता है तब वो इसके लिए ऐसे टर्न करते हैं, ठीक है। उन्होंने टर्न इस तरीके से किया, इसके लिए इस तरीके से टर्न हुई, ठीक है इसका, तब ये आ गया आपका क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्लॉक की तरफ है तो आ गया क्लॉकवाइज। और जब उन्होंने लेफ़्ट की तरफ टर्न किया इस तरीके से तब वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसका और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है भी नहीं और ज़्यादा कुछ समझने के लिए भी नहीं है, क्योंकि बस वही बता दिया मैंने साइन के लिए, क्योंकि इसमें बता देते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपके समझ में आ जाता है, फिर आपके लिए न्यूमेरिकल दे देते हैं, प्लस माइनस साइन का याद रखना और न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना। बहुत ईजी न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूँ इसके लिए, चलो बताएंगे, टाइम आने दो, उसका टाइम भी आएगा फिर आपको परेशान करके जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का हमें खासकर ध्यान रखना। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम बॉडी का। इक्विलिब्रियम भैया क्या होता है बता रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी क्या होती है। When number of forces acting on a body produce no change on a state of rest or motion is called equilibrium, ठीक है। क्या समझ में आया, जब कई सारे फोर्स बॉडी पर लगे और उस बॉडी में कोई चेंज नहीं आए किसी भी तरीके का, उसे इक्विलिब्रियम बॉडी कहेंगे। अब भाई जब फोर्स लगेगा तो चेंज क्यों नहीं आएगा, ये तो भैया कुछ नियम जो हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसा होता है भाई, क्यों होता है। अब आपके इक्विलिब्रियम भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से तरीके के, पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम तो भाई ये क्या क्या होते हैं इक्विलिब्रियम, नाम ही कुछ अजीब है। एक बार हाँ चलो डेफिनेशन भाई देख लेना अपनी बुक में से, वरना और टाइम जाएगा। डेफिनेशन एक बार हो, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सिंग एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन दैट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। जब बॉडी में कई सारे फोर्स लगे उसमें और कोई चेंज नहीं करें बॉडी में, तब वो आपकी आ जाती है इक्विलिब्रियम बॉडी में, ठीक है। अब आपकी दो तरीके की बॉडी हो गई, एक हो गई स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज ऑन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ये आ गई आपकी, ये बात करती है स्टैटिक जो है बात करती है आपकी रेस्ट वाली बॉडी इसकी, और जो डायनामिक है आपकी वो बात करती है मोशन वाली बॉडी इसकी। तो इसमें एक बात ये और याद करने वाली हो गई,
कि स्टैटिक हमेशा रेस्ट और डायनेमिक हमेशा मोशन की बात करेगा। जब आपकी कोई बॉडी रेस्ट में होगी, ठीक है, जब कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तब वो आ गई आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, वो रेस्ट की बातें करेगी कि रेस्ट में जब फोर्स लग रहे हैं तो बॉडी किस तरीके से रेस्ट में। अब मोशन में है, अगर किसी बॉडी पर मोशन, अगर वो बॉडी मोशन में चल रही है, घूम रही है, फिर रही है, कोई बॉडी चल रही है, उस पर फोर्स लगना है तो उसमें क्यों चेंज नहीं आ रहा है, या आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं। तो पहली बात स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जैसे एक एग्जांपल से इसके लिए भी समझें कि अगर आपकी टेबल पर स्टडी टेबल आपकी, अगर आपकी स्टडी टेबल पर ये आपका रखा है, ये आपकी रखी है एक कॉपी, उसके ऊपर भी एक कॉपी, एक ही कॉपी ले सकते हो, उससे कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपकी ये कॉपियाँ रखी हैं, 2-3 कॉपी रखी हैं टेबल पर। अब मान लो ये इनका जो वेट है, मान लेते हैं कि इनका वेट 5 kg है, वैसे इनमें कोई ज़रूरी नहीं है, इनका वेट 5 kg है। अभी इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ अपना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। अब जो टेबल है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है बुक को होल्ड करने के लिए। तो जो नीचे और ऊपर का टकराव है, तब वो जो दोनों फोर्स लग रहा है, अब इसमें आ गए फोर्स की बात कि फोर्स लग रहे हैं तब भी बॉडी नहीं घूम रही है। तो यही कारण है कि अब मान लो यही रखिए, अब आप जब बेड पर सोते हो अपने, यहाँ आ गया आपका बेड, जैसा भी बनना है कोई बात नहीं है, सपोज कर लो क्या जा रहा है, क्योंकि फिजिक्स में अगर मानोगे नहीं अपने मन से तो आने वाला कुछ नहीं है समझ में, ये बात याद रखना। जब आप सो रहे हो अपने बेड पे, ठीक है, बहुत अच्छी नींद में, पेट निकला हुआ है, सो रहे हैं, ठीक है, अरे भैया इतना नहीं, थोड़ा सा सही लगता है। जब सो रहे हो आप, आपका जो वेट है मान लेते हैं कि अप्रोक्स 45 kg, ठीक है, 45 kg के हैं आप, 10th क्लास में इतना तो होगा ही। 45 kg के हैं, आपके जो बॉडी का फोर्स लग रहा है नीचे, ग्रेविटी की वजह से नीचे फोर्स लगा रहे हैं आप, और बेड जो है आपका वो आपके लिए ऊपर का फोर्स लगा रही है आपके बॉडी होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो आपके जो नीचे और ऊपर का फोर्स आ गया, अब आपकी बॉडी रेस्ट में भी है, ठीक है, और आपके लिए ऊपर फोर्स भी लग रहा है नीचे से, और आप ऊपर लगा रहे हैं, जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स लग रहा है और बॉडी रेस्ट में है, तो आपका आ गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। डेफिनेशन बुक में देखना, बता भी दी है। और इसकी ये है कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज ऑन ए स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। बस इसकी भी डेफिनेशन देख लेना, एक बार इसके लिए भी समझा दे रहे हैं कि जब हमारे एक ले लो अर्थ, ठीक है, मून, वो ये है सन, अब मरकरी वीनस अर्थ कुछ नहीं बना रहा है, वो मरकरी वीनस नहीं बना रहा है, डायरेक्ट बना रहा है अर्थ। यहाँ हो गई हमारी प्यारी सी अर्थ। अब जब ये चारों तरफ सूरज के चक्कर लगाती है तो इस पर एक फोर्स लगता है सूरज की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो एक बॉडी मूव कर रही है, अब उस पर फोर्स भी लग रहा है। व्हेन अ बॉडी मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस प्रोड्यूस नो चेंज ऑन ए स्टेट ऑफ मोशन। अब भाई ऐसे अपने घूमने की गति को कम ज़्यादा तो कर नहीं रही है हमारी अर्थ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक इसका एग्जांपल हो गया, समझ में आ गया होगा, जैसे सैटेलाइट को घूमते हैं हमारी अर्थ के आसपास, ठीक है, तो वो तो हमारे हाथ में है स्पीड कम ज़्यादा तेज करनी हो गई बात हमारे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी की। इक्विलिब्रियम की और डेफिनेशन, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज ऑन ए स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। हाँ ठीक है, हो गया। तो भाई ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये भी बहुत जरूरी है, अभी हाँ बताने के लिए थे आपके लिए पहले। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, बहुत सरल है, जो भी कहता है बहुत अच्छा ही कहता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स
अब इससे आगे जगह नहीं है, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट is equal to sum of clockwise movement। क्या हुआ मतलब भैया, समझ में आ गया? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब आप प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स का मोटिव यही है कि आप मान लो, इसके लिए एक एग्जांपल लो कि तराजू, जो पहले सब्जियां ले जाते तो पहले वो तराजू चलते, उन्हें ऐसे पकड़ते और उसमें दो अलग अलग जगह पर, यहाँ पर कोई आदमी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट वही बना रहे हैं। अब आपका यह हो गया पाइवोटेड पॉइंट, इसे आदमी वो पकड़ता था अपने हाथ से, और इस पे दो, एक यहाँ पर आपके बाँट रखे जाते, बाँट, मान लो ये है आपका 5 kg आपने कोई सब्जी ली, और दूसरा है आपका ये, और ये आपकी हो गई इधर सब्जी, तो और यहाँ पर एक सुई लगी हुई होती, यहाँ मान लो एक सुई, और यहाँ ये पकड़ने वाला। अब आपकी ये सम ऑफ वो आ गई भाई, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स के यह भी एक बता रहा हूँ कि ये आपके फॉर्मूले में यूज़ होती है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज दोनों वैल्यू होती हैं आपके लिए गिवन होती हैं। न्यूमेरिकल की जब वीडियो आएंगे तब भी एक बार और समझा देंगे कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का लफड़ा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल हैं अच्छे खासे, हम बता देंगे कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, तब आपका निकलेगा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपका तभी निकलेगा। तो आप इतना समझ लो कि भाई इसका फॉर्मूला यह होता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, कि हमने दो चीज़ें ली, अब उन्हें हम लेवल करना, हम मान लो अब यहाँ आपके लिए ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि इनके लिए जब एक तराजू में यहाँ डस्टर हो गया, अब हम इनके लिए जब एक तराजू में तोलेंगे तब ये नीचे पहुँच जाए, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है, तब ये आपकी तरफ से तो कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारी तरफ से, आपकी तरफ से क्लॉकवाइज मूवमेंट, और मेरी तरफ से उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो इसी का सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जब हम इक्वल में रखेंगे तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट निकलता है, ये आप समझ के रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि गिवन है। कौन सा टॉपिक गिवन है देखें भाई, जरा नजरें हटा के, जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी केवल आपके ही नहीं, आगे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे यहाँ समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी नाम सुन के ही न्यूटन चाचा की याद आ जाती है आपके लिए, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि, अब एक बात और कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर समझ के कभी यह मत समझना कि कोई भी अगर शेप है किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ अगर है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर ही होगा। मान लो कि सर्कल, तो आपको पता, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं पूछूं, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग जगह होती है, अभी बताएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मान लो इसकी आपको हम पूछे कि कहाँ पर है, तो आप कहोगे भैया सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर में होगी, ठीक है, मान लिया इसकी ठीक भी है। अब ये आ गया एक हॉलो कोन, एक आपका आ गया सॉलिड कोन, ठीक है, तो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1/3 1/4 फ्रॉम इट्स बेस होती है, इसलिए कभी भी तुम कुछ नहीं कह सकते। और रेक्टेंगल वगैरह और इनकी क्यूबॉइड की अलग अलग होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल सेंटर हो गया, बिल्कुल सेंटर में उसके गए और कह दिया ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के शेप पे डिपेंड होती है, किस तरीके का शेप है बॉडी का, उसी के हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसमें लगती है। लेकिन आपके लिए इतना ये समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, डेफिनेशन आ सकती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मेन इंपॉर्टेंट है आपकी डेफिनेशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सबसे छोटी डेफिनेशन यही हो सकती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी is the point where whole
वेट ऑफ बॉडी, वेट के लिए आप मास भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड, ठीक है। यह बात ध्यान रखनी है, ये जो फिजिक्स में ज़्यादा लंबी डेफिनेशन नहीं चाहिए होती। फिजिक्स में पता है क्या चाहिए होता है, कीवर्ड्स। केवल आपके लिए अगर आपने डेफिनेशन लंबी नहीं भी लिखी, अगर मान लो आपने एक बड़ी सी डेफिनेशन 7 से 8 वर्ड में ख़त्म कर दी, लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन में कीवर्ड्स हैं तो आपके नंबर पक्के हैं, चाहे वो 2 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो, नंबर पक्का है अगर आपने कीवर्ड लिखे हैं। इसका कीवर्ड है कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट, वेयर द होल वेट या मास, कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर किसी पिंड का वह बिंदु जहाँ पर संपूर्ण भार केंद्रित होता है। ये हो गई भाई हिंदी की डेफिनेशन, ठीक है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल समझा दी। तो अब बात करते हैं, आपकी बुक से लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आपके दिए हुए हैं। तो पहला है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर, एक वायर जो कि आपके घर में इस्तेमाल होता है, उसकी अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं कि किसकी कहाँ पर होती है, ठीक है। एक आपने वायर ले लिया तो इसका हो गया मिड पॉइंट, एक आपने रॉड ले ली तो इसकी भी रॉड ले ली, इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड पॉइंट पर, ठीक है। अब सर्कुलर डिस्क और रिंग, अब सर्कुलर डिस्क हो गई आपकी, मतलब सर्कुलर डिस्क और रिंग, सर्कुलर रिंग ऐसी होगी जैसी दी रखी है बुक के हिसाब से बता रहा है। सर्कुलर रिंग, इसकी और इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिक सेंटर में। अब आ गई स्फीयर, सॉलिड और हॉलो, इसकी भी ज्योमेट्रिक सेंटर। अब सिलेंडर आपका आ गया, सिलेंडर की मिड पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अब बात करते हैं आपकी सॉलिड कोन की। सॉलिड कोन की भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे अभी बताई थी मैंने, सॉलिड कोन की आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है एट द हाइट 1/4 फ्रॉम इट्स बेस ऑन इट्स एक्सिस। इसके 1/4 हाइट पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इसके बेस से, किसकी, सॉलिड कोन की। अब बात करते हैं अपनी हॉलो कोन की। हॉलो कोन की इसकी होती है 1/3 फ्रॉम इट्स बेस, इसकी हाइट है भाई 1/3, ये हो गया आपका हॉलो कोन। तो इससे आपको कुछ समझ में आया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए भाई तुम कोई भी एक पॉइंट नहीं ले सकते कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम सुन लिया तो उस चीज़ का सेंटर ही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी। ध्यान रखना है ये बात कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भाई शेप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, किसी के डायगोनल पर, किसी पर, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ पर लगती है। तो समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपके लिए कुछ याद करके जाने पड़ेंगे, या आपके हो सकता है आधे नंबर में पूछ लें कि बोर्ड में कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होती है। अगला टॉपिक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सुन के क्या समझ में आया, मेन बात है इसके लिए सुन के क्या समझ में आया, तो जल्द से जल्द इसकी बात करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सुन के भैया ये समझ में आया कि एक चीज़ है कोई लगातार सर्कल की, मतलब सर्कुलर पाथ में घूम रही है। यूनिफॉर्म मतलब लगातार सर्कुलर मोशन, आ गया समझ में। मतलब कोई भी चीज़ है भाई वो लगातार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लगातार सर्कुलर पाथ में घूम रही है, उसके लिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब क्या कैसे कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। When a particle move with a constant speed in a circular path, वो होता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a particle move in a circular path in a uniform speed, मतलब उसकी स्पीड भाई चेंज नहीं हो रही है। सबसे पहली बात, मान लो आपकी कोई बॉडी है, अब वो लगातार सर्कल में घूम रही है, लगातार कैसे घूम सकती है, ऐसे थोड़ी ना, जब बीच में वो पाइवेटेड होगी। पाइवेटेड होना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जब सर्कुलर मोशन होगा तो किसी चीज़ पर एक पर पाइवोटेड होंगी, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, ठीक है, तो वो पाइवोटेड होना जरूरी है। अब वो पाइवोटेड होने के बाद लगातार घूम रही है, लेकिन आपके एक एक्सेप्शन आ जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसमें एक डिफरेंस पूछ लेते हैं आपके कि डिफरेंस बताओ भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये आ जाता है, आया भी है, शायद 2023 के एग्ज़ाम में आया भी है डिफरेंस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डिफरेंस क्या है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या क्या दिया रखा आपके बुक में देखें, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपका है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें वेलोसिटी इज़ वेरिएबल, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज। और वेलोसिटी की बात कर ले हाँ कि वेलोसिटी क्या होती है। अब मान लो ये आपकी एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पर बनाए बड़ी करके, तब समझ में आएगा आपकी बॉडी पाइवोटेड है। अब भाई जब ये यहाँ से घूमी तो ये निकली तेज से स्पीड से यहाँ, ये हो गई इसकी वेलोसिटी। अब ये ऊपर गई, ऊपर से इसकी वेलोसिटी निकली यहाँ, वेलोसिटी कंटिन्यूली चेंज हो रही है, पहले यहाँ फिर निकली यहाँ घूमने के लिए तो यहाँ निकली वेलोसिटी, फिर यहाँ से घूमी इधर जाने के लिए, फिर वेलोसिटी इधर गई। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है भाई कंटिन्यूली, हर चीज़ की वेलोसिटी चेंज होती है। जो एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ होता है उसकी वेलोसिटी चेंज होती ही होती है। अब मान लो हमारी अर्थ है, जो अभी एग्जांपल लिया, ये मून है, वो सन है, मून क्यों आ रहा है, अब मून आ ही रहा है तो मून ही ले लेते हैं। ये हमारी है अर्थ और ये मून। मून जब घूमता है लगातार हमारी अर्थ के चारों ओर घूमता है, तब ये जब इस तरीके से घूमा जब यहाँ बिल्कुल सर्कुलर पाथ बनाता है, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ घूमने के लिए तब इसकी एक वेलोसिटी यहाँ आती है, फिर एक यहाँ घूमने के लिए जब ये टर्निंग पॉइंट होता है तब ये वेलोसिटी यहाँ, ठीक है, जब इधर घूमा ऊपर के लिए तब ये एक वेलोसिटी यहाँ निकली, और फिर जब इधर निकला तब एक वेलोसिटी यहाँ। मतलब वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूअली चेंज होनी है। तो इसमें बात करनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जो अभी बात करी आपकी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भाई क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअली चेंज होती है, वेलोसिटी कंटिन्यूअली चेंज होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये आपके कि ये एक्सेलरेटेड होता है। डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस बता रहे थे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है और ये आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अनएक्सेलरेटेड होता है। अब अनएक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो सकता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अभी पढ़ाया था स्टार्टिंग में, शायद भूल के, सबसे पहला टॉपिक भी यही था, फोर्स के बाद जो बताया था यूनिफॉर्म लीनियर और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन जो बताया था उसमें बात करी थी कि ये वो मोशन होता है जब आपकी बॉडी पाइवोटेड नहीं होती है। बताया था जैसे फुटबॉल का एग्जांपल बताया था, जब फुटबॉल, ये आपकी फुटबॉल है, यहाँ एक फुटबॉल रखी है, ठीक है, मान लो आपकी फुटबॉल है, और आपने यहाँ ये एक आदमी इसने किक करी, ठीक है, किक करी, तो इसकी स्पीड और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसकी जो है स्पीड वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। तो आपका ये हो गया यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में सबसे बड़ा यही एग्जांपल है कि ये है भाई आपकी जो है एक्सेलरेटेड मोशन, अनएक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा एर्थ क्लास में, शायद एर्थ या 9th क्लास में पढ़ लिया है, अगर आपके लिए याद नहीं है तो वो आपकी गलती है। कि एक्सेलरेटेड मोशन चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड और चेंज वेलोसिटी में नहीं होता, वो आ जाता है आपका अनएक्सेलरेटेड मोशन में। ये आपका हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी के साथ साथ
एक टॉपिक और आता है, उसमें से एक तो हो जाता है बच्चों को क्लियर, लेकिन एक में रह जाता है भाई, डाउट रह ही जाता है। बहुत यार कम बच्चे हैं जिनके लिए समझ में आ जाता है, 2 टॉपिक बचे उनमें से एक समझ में आ जाता है, एक समझ में ऐसा होता है कि नहीं आता। अब वो कौन कौन से, तो भाई आ गया आपका ये फोर्स जो कि है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बता दिया कि समझ में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स है इसका। अगर आपको समझ में आ गया अगर एक बार में, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाती है यार समझने में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रीपिटल अपने फोर्स की। इसकी दो डेफिनेशन बता रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो न्यूमेरिकल तो आएंगे नहीं, इससे रिलेटेड आएंगे, लेकिन भाई इसकी मेन डेफिनेशन ही होती है, सही बताएं, और इसका डिफरेंस, डेफिनेशन और डिफरेंस इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस वजह से मैंने डेफिनेशन इसकी लिख दी है। व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, मतलब जब एक बॉडी हमारी एक सर्कुलर पाथ में घूमती है, तब उसका जो फोर्स है, मतलब उसमें जो फोर्स लगता है टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है। जैसे प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो प्लेनेट हैं हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करते हैं, ठीक है। तो वो जब हमारा सन के अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व करता है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी भी कह सकते हो, उसकी वजह से ये अंदर की तरफ लगता है, सॉरी, ये अंदर की तरफ अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें आप कह सकते हैं लगातार एक घूमने वाली चीज, जिसके लिए हम एक अंदर अपने एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं और उसे आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हेन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, फॉर एग्जांपल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन और सैटेलाइट मूव अराउंड द प्लैनेट्स, ये भी है क्योंकि सैटेलाइट भी हमारे ग्रेविटी की वजह से ही मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भाई ये होता है, मैंने बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन। अब इसमें आ गया टूवर्ड कीवर्ड, क्या बताया, टूवर्ड कीवर्ड। अवे इज ऑल्सो अ कीवर्ड, क्योंकि फिजिक्स में क्या बताया, अगर डेफिनेशन नहीं भी आती है, कीवर्ड आते हैं। 20 वर्ड की डेफिनेशन 7-8 वर्ड में भी लिख सकते हो अगर कीवर्ड आता, और उसमें नंबर नहीं कटेगा। बताया था कि 2 नंबर का 2 नंबर मिलेंगे अगर कीवर्ड लिखे हैं। अवे, व्हेन अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन अवे, बाहर चली जाती है भाई, मतलब बाहर चली, रियल नहीं होता भाई। ये हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक इमेजिनरी फोर्स होता है, ये रियल नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, फॉर एग्जाम्पल मेले में गए होंगे आप, गोल गोल घूमने वाली गाड़ी में बैठे होंगे जो बच्चों के लिए होती है। जब वो पैसेंजर एक टर्निंग कार में बैठते हैं, तब वो फील करते हैं कि उनके लिए एक बाहर के लिए फोर्स, एक बाहर, जब वो घूमते हैं ना, जब भी एक मान लो यहाँ पर वो पाइवेटेड है सारी अपनी अपनी, जब वो घूमती हैं लगातार, तब वो फील करते हैं बैठे हुए पैसेंजर कि उनके लिए एक बाहर, जब मैंने बताया नहीं वेलोसिटी की तरह होता है, जब वो ऐसा घूमे, इधर को इधर गए इधर, तो यहाँ पर जो निकली, तब वो सोचते हैं कि एक ऐसा फोर्स है कि वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो वो हो गया आपका साइंटिफिकली एक इमेजिनरी फोर्स होता है। इनका डिफरेंस बस यही है, इनकी डेफिनेशन लिख देना। और एक पॉइंट दूसरा कि ये रियल फोर्स होता है और आपका ये होता है इमेजिनरी फोर्स, ठीक है, बता दिया कि भाई। और एक और इनवर्ड फोर्स, अंदर की तरफ ये हमारे लिए खींचता है, ये आप यहाँ लिख दे रहे हैं कि आउटवर्ड फोर्स होता है। क्योंकि देखो समझ में आ गया होगा, नहीं समझा ना समझ में आओ, एक बार और बता देना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वही डिफरेंस लिखने हैं। तो आप ये लिख देना कि इसकी डेफिनेशन, फिर लिख देना रियल फोर्स होती है, ये इमेजिनरी फोर्स होती है, इनवर्ड फोर्स होती है, अंदर की तरफ केंद्रित होती है, आउटवर्ड फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जाम्पल इसके लिख देना, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स वगैरह, और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। और इसमें यह लिख देना कि पैसेंजर जो है जब टर्निंग कार में बैठते हैं, इसका समझा दें कि जब दो
फील करो कि तुम यार इस कार में बैठे हो जिसमें बता रहे हैं, फील करो कि तुम बैठ गए, ठीक है। अब जब वो घूमना स्टार्ट हुई, वो लगातार घूमी घूमी घूमी, जब मैंने बताया था कि वेलोसिटी की तरह जब तुम इस तरीके से इधर को घूमो इधर घूमो, तब तुम इधर के लिए उधर घूमो, तब एक संग तुम्हारे लिए ऐसा लगेगा घूमते टाइम, ठीक है, कि हमारे लिए कोई एक फोर्स उधर के लिए बाहर की तरफ ले, तो ये इमेजिनरी फोर्स होती है, ठीक है। और आप बड़े वाले वो झूले बैठे होगे जो होता है वो काफ़ी बड़ा वाला, ठीक है, उस पर डरते भी हैं बच्चे बैठने से, ठीक है, बहुत बड़ा होता है वो, ठीक है। उसमें तुम देखना जब अगर तुम बैठे होगे तब तुमने ये फोर्स ज़रूर फील करा होगा कि तुम नीचे से ऊपर गए, आराम से गए, अच्छा लगा, मम्मी पापा के साथ बैठे, भैया बहन के साथ बैठे, बहुत अच्छा लगा, और ऊपर गए, बहुत अच्छा। लेकिन तब डर लगा जब वो ऊपर से यहाँ तक उसकी यहाँ की, तो भाई उसका मेन ऊपर का पॉइंट ये है, अब जब वो ऊपर से केवल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये मैंने रफ कर दी है, ये मेन जो फील कराती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहीं पर मेन फील होता है इस वाले झूले में, क्योंकि मैंने ये खुद फील करके देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वैसे लिखा भी है बुक में आपकी कि ये फोर्स तभी फील होता है इस वाले झूले में जब नीचे से तो आराम से चले जाओ खुशी खुशी, वाह हम उड़ रहे हैं, ठीक है, उड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर आके उड़ ही जाओगे, क्योंकि ये फोर्स जब लगता है तो डर लगता है, मन तुम ये बहुत तेज से यहाँ गिरती है तब तुम्हारे लिए लगता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो इसी के साथ ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश, फोर्स पहला क्लास 10th का ICSE का। कि अगर इसमें भी आपके लिए अभी भी कहीं कहीं कोई कॉन्सेप्ट में डाउट रह गया हो तो कमेंट में बता देना, आगे सारे डाउट की वीडियो एक इकट्ठी मैं बना दूंगा, उसमें सारे डाउट होंगे बच्चों के और उसकी एक डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जय हिंद, और कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, ठीक है।